ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 551। अध्याय 551। क्या तुम गिनती करना नहीं जानते? भाग 1। शटर। इवान ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके चेहरे पर नसें उभरने लगीं। नेफ्लियम शहर में आने से पहले उसने तय किया था कि वह किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा और अपनी घायल आत्मा की वजह से सिर्फ अपने मोनाक कोर की रैंक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन अपनी उपाधि के प्रभाव की वजह से उसने न सिर्फ लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि उसने अपनी आत्मा को और नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना अपने कौशल का इस्तेमाल भी किया। अब उसकी आत्मा 9% क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और चूंकि उसकी भावनाएं पहले ही सामान्य हो चुकी थीं, इसलिए उसे जो दर्द हो रहा था वह असहनीय था। उसने 3 रैंक कोर निकाले और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उसका मोनाक शरीर सक्रिय हो गया और सभी कोर ऊर्जा में बदल गए जो उसके मोनाक कोर की ओर दौड़ पड़े। एक ही समय में 3 कोर को अवशोषित करने की वजह से इवान को लगा कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा ऊर्जा के कारण फटने वाला है। लेकिन ऊर्जा की अधिकता के कारण जो शारीरिक दर्द हो रहा था वह उसकी आत्मा से आने वाले दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की और तीनों कोर की ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। जैसे जैसे उसका कोर ऊर्जा को अवशोषित करने लगा, उसकी आत्मा से आने वाला दर्द एक बार फिर कम होने लगा। हालांकि प्रभाव पहले जितना अच्छा नहीं था क्योंकि उसकी आत्मा अब 9% क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, फिर भी यह उसके लिए बहुत राहत की बात थी। भाड़ में जाओ, मैं इस तरह की स्थिति का फिर कभी अनुभव नहीं करना चाहता, इवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और अपने शीर्षक अनुभाग को देखा कि क्या उसके द कर्स्ड वन शीर्षक में कोई बदलाव हुआ है, लेकिन उसे इसके विवरण में केवल प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। ये किस तरह का बकवास शीर्षक है? अगर यह बकवास मुझे इसी तरह प्रभावित करता रहा तो मैं एक दिन मर सकता हूँ। इवान ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बी रैंक के राक्षस का शरीर निकाला और उस पर ऊर्जा भक्षण का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसके कोर ने राक्षस के शरीर की ऊर्जा को परिष्कृत किया, उसकी हालत स्थिर होने लगी। उसने अपने छाया मरे हुओं को देखा और पाया कि उनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके थे। शुरुआती 33,000 में से सिर्फ 10,000 छाया मरे ही बचे थे। शॉकवेव के कारण अधिकांश छाया मरे हुए नष्ट हो गए। इवान ने मुंह हिलाते हुए कहा और गोल्डन लान पर छाया पुनरुत्थान का प्रयोग किया। उसने बड़ी संख्या में आत्माओं का प्रयोग किया ताकि छाया पुनरुत्थान विफल न हो और एक बार फिर अपने खिताब को कोसा जिसने उसे शेर के शरीर को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया। लानत है, अब मैं छाया पुनरुत्थान का ठीक से प्रयोग भी नहीं कर सकता। इवान को पसीना आने लगा जब उसने छाया पुनरुत्थान को सक्रिय किया क्योंकि पहले के विपरीत अब उसे इस कौशल का प्रयोग करते समय भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। जब उसने छाया पुनरुत्थान को सक्रिय किया क्योंकि पहले के विपरीत अब उसे इस कौशल का प्रयोग करते समय भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। बड़ी संख्या में आत्माओं का प्रयोग करने के कारण छाया पुनरुत्थान सफल रहा और जल्द ही गोल्डन लान का 20 मीटर लंबा छाया मरे हुए शव से बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा नाम मादरचोद रखना चाहता हूं क्योंकि तुम भी उन कारणों में से एक हो जिनकी वजह से मैं इस हालत में हूं, इवान ने गोल्डन लान के छाया मरे हुए से कहा जब वह खड़ा हुआ उसके सामने। गोल्डन लान ने इवान को देखा और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इवान उस पर क्यों गुस्सा था। उसने पहले तो उसे बिना किसी कारण के क्रूर तरीके से मार डाला और अब वह उसे एक बुरा नाम देना चाहता था। गोल्डन लान वास्तव में जानना चाहता था कि उसका अपराध क्या था, लेकिन उसे कुछ बताने वाला कोई नहीं था। ये देखकर कि गोल्डन लान का छाया मरे हुए उसे भ्रम और अविश्वास में कैसे देख रहा था, इवान को थोड़ा अजीब लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने शेर को इतने क्रूर तरीके से क्यों मारा, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसे भूल जाओ, चलो चलते हैं क्योंकि मैंने पहले उस सोनिक बैट को भागने दिया था। इवान ने एक पल की चुप्पी के बाद बड़बड़ाया और एरियल को बुलाया। एरियल आसमान से नीचे आया और इवान उसकी पीठ पर बैठ गया। उसकी अधिकांश छाया ऊर्जा खर्च हो चुकी थी क्योंकि वह लगातार राक्षसों को छाया मरे हुए में बदल रहा था, इसलिए इस बार उसने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके अपने छाया मरे हुए द्वारा मारे गए सभी राक्षसों की आत्माओं को अवशोषित कर लिया। आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके उनकी आत्माओं को अवशोषित करने के बाद उन्होंने उनके शरीर को अलग रख दिया और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने छाया मरे के अन्य 6 समूहों को एक संदेश भेजा और उन्हें वापस आने के लिए कहा। अब जब वह नए छाया मरे नहीं बना सकता तो उन्हें शहर को अलग अलग खाली करने देना व्यर्थ था। जब इवान आगे बढ़ रहा था, सोनिक बैट शहर के केंद्र में लौट आया जहां डेमियन राक्षसों को संगठित कर रहा था। जब डेमियन ने सोनिक बैट का पूरा शरीर हिलते हुए देखा और वह अकेला आया तो उसका दिल बैठ गया और उसने जल्दी से उससे पूछा कि क्या हुआ। गोल्डन लान मर चुका है, सोनिक बैट ने कांपती आवाज में कहा जब उसे गोल्डन लान के त्वचा रहित शरीर की याद आई। बिना कुछ छिपाए उसने डेमियन को सब कुछ बता दिया।
जब सेरा ने उसे नेफ्लियम शहर से भागने के लिए कहा और आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान समझ गई जिसने गोल्डन लान और लाइटनिंग हॉर्स को मार डाला। वह कमीना यहाँ क्यों है? डेमियन ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया और गुस्से में कहा। सेरा से मिली जानकारी के अनुसार वह जानता था कि इवान एक औसत एस रैंकर से ज़्यादा शक्तिशाली था और वह कई उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों को भी बुला सकता था। अब हमारे लिए उससे निपटना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे 2 एस रैंकर पहले ही मर चुके हैं, डेमियन ने धीमी आवाज़ में कहा और उसके चेहरे पर एक झिझक भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। लेकिन उसके चेहरे पर झिझक जल्द ही दृढ़ संकल्प में बदल गई और उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाल लिया। क्रिस्टल निकालने के बाद उसका दृढ़ संकल्प एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अंत में उसने फिर भी इसे सक्रिय किया और किसी से संपर्क किया। जल्द ही कॉल से संपर्क किया गया और दूसरी तरफ से व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या बात है? डेमियन ने एक मीठी आवाज़ सुनी जिसने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और हाल ही में हुई सारी बातें बता दीं। डेमियन की बात सुनकर दूसरी तरफ से व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन ये चुप्पी ज़्यादा देर तक नहीं रही और डेमियन को जल्द ही जवाब मिल गया। शहर के केंद्र से पीछे हटो और पश्चिमी द्वार की ओर आओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर डेमियन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत वहां से पीछे हटने को तैयार हो गया। चलो, उस आदमी के आने से पहले हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, डेमियन ने सोनिक बैट से कहा और वहां से पीछे हटने की तैयारी करने लगा। जब ये सब हो रहा था, एक लाइटनिंग हॉर्स उनके ऊपर मंडरा रहा था, अपनी जलती हुई बैंगनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। अध्याय 552। क्या आप गिनती करना नहीं जानते? भाग 2। विंड वॉक सक्रिय होने पर आप अपने आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तुरंत घूमने के लिए वायु तत्व की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कूलडाउन समय 1 मिनट। इवान ने गोल्डन लान के खिलाफ लड़ते समय प्राप्त कौशल के विवरण को देखा और भौहें चढ़ा दीं। ये कौशल ब्लिंक के समान है, लेकिन अनलिंक ब्लिंक कौशल जो उपयोगकर्ता को दूर टेलीपोर्ट कर सकता है। ये कौशल उपयोगकर्ता को उनके आसपास के क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर कहीं भी प्रकट होने के लिए गति का विस्फोट देता है। इवान ने कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद खुद से कहा। लेकिन एक बात थी जो उसे समझ में नहीं आई। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने इस तरह का कौशल हासिल किया हो। अधिकांश लोग अपने कोर की रैंक बढ़ाने या कौशल पुस्तकों का उपयोग करने के बाद अपने कौशल प्राप्त करते हैं, लेकिन इवान ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने किसी के खिलाफ लड़ते समय कौशल प्राप्त किया हो। क्या ये भी इस लानत शीर्षक का प्रभाव है? इवान को अभी भी याद है कि कैसे वह इस कौशल को प्राप्त करने से पहले एक पल के लिए एक ट्रांस जैसी अवस्था में प्रवेश कर गया था। ऐसा कुछ उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि यह द कर्स्ड वन शीर्षक का भी प्रभाव था। प्रश्न चिन्ह पंथ का यह उपासक मुझे इस शीर्षक का विवरण कब दिखाएगा? इवान ने जोर से कहा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी। उसने अपने छाया मरे हुओं को देखा जिन्होंने अभी अभी राक्षसों के एक और समूह को मार डाला था और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। नेफ्लियम शहर में आने के बाद उसने जो छाया मरे हुओं को बनाया था उनमें से अधिकांश पहले ही गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें बचाया नहीं गया था। अब लाइटनिंग हॉर्स और गोल्डन लान के अलावा कुछ अन्य छाया मरे हुए थे जो पीछे रह गए थे। इवान ने पहले ही गोल्डन लान और लाइटनिंग हॉर्स को बचा लिया था, इसलिए वे पहले से ही उसके स्थायी छाया मरे हुओं का हिस्सा थे। उसने अपने छाया मरे हुओं द्वारा मारे गए राक्षसों के शवों को दूर रखा और छाया इंद्रियों का उपयोग किया। जैसे ही उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया, उसने राक्षसों की एक बड़ी सेना को कहीं चलते देखा। सेना का नेतृत्व करते हुए उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसके बाल सफ़ेद थे तथा शरीर सुदृढ़ था। आखिर यह आदमी क्या सोच रहा है? जब उसने डेमियन को शहर के केंद्र से दूर जाते देखा तो इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सोनिक बैट द्वारा इवान और उसकी छाया सेना के बारे में समाचार दिए जाने के बाद डेमियन उन सभी राक्षसों के साथ शहर के केंद्र से दूर जाने लगा जो वहां एकत्र हुए थे। उनकी हरकतें पूरी तरह से असामान्य थीं और इवान को इससे बुरा लग रहा था। अगर वह पूरी तरह से स्वस्थ होता तो वह सेना के बीच में कूदकर उनका सफाया कर देता, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह कोई भी जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं ले सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा और डेमियन की हरकतों को देखने के बाद उसने अपना मन बना लिया। उसने एरियल के सिर पर थपथपाया और उसे लाइटनिंग हॉर्स की ओर उड़ने के लिए कहा। रास्ते में आने वाले राक्षस समूहों को अनदेखा करो और मेरे पीछे आओ। इवान ने अपने छाया मरे हुओं को संदेश भेजा और वे सभी उसके पीछे चले गए। हालांकि वह खुद से नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसके छाया मरे हुओं की राक्षस सेना से कमज़ोर नहीं थे। डेमियन और सोनिक बैट लगभग 100 शैडो अनडेड थे और वे सभी कम से कम A+ रैंक के थे और उनमें 5 S रैंक के शैडो अनडेड भी थे। मैं उनसे दूर रहूंगा और अपने शैडो अनडेड को राक्षसों को संभालने दूंगा, इवान ने जोर से कहा और उड़ते हुए राक्षसों के शरीर को अवशोषित करना जारी रखा। सबसे पहले वह नाथन और अन्य शिकारियों से मिलने के बारे में सोच रहा था ताकि वह उनके साथ डेमियन और राक्षस सेना पर हमला कर सके। लेकिन डेमियन की हरकत को देखकर इवान असहज महसूस कर रहा था और वह किसी भी तरह की चाल का इस्तेमाल करने से पहले उसे खत्म करना चाहता था।
चलो आशा करते हैं कि मेरा अंतर्ज्ञान गलत है और वह डर के कारण दूर जा रहा है। लगभग 20 मिनट बाद इवान ने अपने से कुछ दूरी पर शिकारियों का एक बेस देखा। इवान बेस से काजिल की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत समझ लिया कि यह वह बेस था जहां सोफी और कैल्बे थे। उसने एक क्षण के लिए वहां जाने के बारे में सोचा, लेकिन अपने शीर्षक के बारे में सोचने के बाद उसने फिलहाल सिर्फ डेमियन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। काजिल को भी इवान की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन इवान ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उसे अभी के लिए बेस की सुरक्षा करने के लिए कहा गया था। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और इवान डेमियन और सोनिक बैट को पकड़ने वाला था। उसकी सेना में 10 A+ रैंक और 5S रैंक के शैडो अनडेड थे, इसलिए इवान के लिए चलते समय उनकी मौजूदगी को छिपाना असंभव था, इसलिए डेमियन और सोनिक बैट ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पास आते हुए महसूस किया। भाड़ में जाओ, वह पहले से ही यहाँ है। डेमियन ने जोर से गाली दी और राक्षसों को तेजी से चलने का आदेश दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने एक और चीज़ देखी और डेमियन और सोनिक बैट के चेहरे पीले पड़ गए। यहाँ क्या चल रहा है? सोनिक बैट ने अविश्वास से भरी आवाज़ में पूछा। 4 नहीं 5, असल में 5S रैंक के राक्षस हैं जो हमारी ओर आ रहे हैं, डेमियन ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। इससे पहले सोनिक बैट ने उसे बताया था कि इवान की सेना में सिर्फ एक S रैंक राक्षस था, लेकिन अब उसे 5S रैंक राक्षसों की आभा महसूस हो रही थी। कमीने, क्या तुम्हें गिनती नहीं आती? डेमियन ने सोनिक बैट को देखा और गुस्से से भरे स्वर में कहा। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा सोनिक बैट कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह समझ नहीं पा रहा था कि S रैंक राक्षसों की संख्या 1 से 5 कैसे हो गई। अरे, हम अभी भी पश्चिमी द्वार से कुछ दूरी पर हैं। डेमियन ने सोनिक बैट की बात अनसुनी कर दी और अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, 5 भयानक आभाएं चारों ओर भर गईं। डेमियन और सोनिक बैट ने पीछे देखा और देखा कि 5 प्रकाश की धारियां तेजी से उनकी दिशा में आ रही थीं और वे सभी 5S रैंक वालों की आभा छोड़ रही थीं। अध्याय 553 पलायन भाग 1। एक जोरदार विस्फोट ने पूरे परिवेश को हिला दिया और धूल का एक बादल आसमान में ऊपर उठ गया, क्योंकि स्टोन बफेलो, टाइटन एलिफेंट, लाइटनिंग हॉर्स, गोल्डन लान और वोलेक जमीन पर गिरे। जल्द ही एक्लिप्स, एस्ट्रोनेक्स, नेक्रोस और अन्य शैडो अनडेड भी उड़ते हुए आए और उनके ठीक पीछे उतरे। जब डेमियन और सोनिक बैट ने 5S रैंक और लगभग 100 राक्षसों की आभा देखी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। लेकिन उनका सदमा जल्द ही भय में बदल गया जब धूल का बादल शांत हो गया और उन्होंने आखिरकार 5S रैंक के राक्षसों को अपनी आंखों से देखा। ये कैसे संभव है? डेमियन की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं और उसने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट लिया। सोनिक बैट भी वैसा ही था और वह भी अविश्वसनीय रूप से हैरान था। ये गोल्डन लान और लाइटनिंग हॉर्स है। डेमियन ने गोल्डन लान और लाइटनिंग हॉर्स के शैडो अनडेड को देखने के बाद कांपती आवाज में कहा। हालांकि गोल्डन लान और लाइटनिंग हॉर्स की शक्लें पहले से बिल्कुल अलग थीं, डेमियन और सोनिक बैट आसानी से उनकी आभा को पहचान पाए जो अभी भी वैसी ही थी। इवान ने डेमियन और राक्षस सेना से अपनी दूरी बनाए रखी और उनसे 20 किलोमीटर दूर था। वह एरियल के पीछे बैठा था जो आसमान में 5000 मीटर ऊपर मंडरा रहा था। हालांकि इवान के लिए अपनी मौजूदा हालत में इतनी लंबी दूरी से सब कुछ साफ साफ देख पाना आसान नहीं था, फिर भी वह देख पा रहा था कि डेमियन और सोनिक बैट के साथ कम से कम 5 लाख राक्षस थे। यह आसान नहीं होगा। राक्षसों की संख्या देखकर इवान ने धीमी आवाज में कहा। अगर वह अपने शैडो अनडेड के साथ लड़ रहा होता तो वह अपने डेथ रिंग कौशल से उनकी मदद कर सकता था, जो बड़े समूहों के लिए एक दुश्मन है। लेकिन चूंकि वह उनके साथ लड़ने नहीं जा रहा है, इसलिए उसके शैडो अनडेड के लिए इतने सारे राक्षसों से लड़ना आसान नहीं होगा, भले ही वे सभी उच्च रैंक वाले हों। मैं अपनी छाया मरे हुओं को वापस बुला सकता हूं, भले ही वे राक्षस सेना द्वारा नष्ट हो जाएं। मुझे बस उम्मीद है कि उन्हें बुलाते समय मेरी आत्मा की चोट मुझे प्रभावित नहीं करेगी, इवान ने कहा, क्योंकि उसने ऊर्जा भक्षण का उपयोग करके अवशोषित करने के लिए एक और बी रैंक राक्षस शरीर निकाला। उतरने के बाद छाया मरे हुए लोगों ने डेमियन और अन्य राक्षसों को महसूस हो रहे सदमे की परवाह नहीं की और तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। भाड़ में जाओ। हालांकि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम अपनी मौजूदा संख्या के साथ उन्हें हरा नहीं सकते, डेमियन ने जोर से कहा और राक्षस सेना को भी छाया मरे हुए लोगों की ओर बढ़ने का आदेश दिया। दहाड़ दहाड़ गड़गड़ाहट। राक्षसों की दहाड़ ने पूरे शहर को भर दिया और सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन हिलने लगी, क्योंकि सैकड़ों हजारों राक्षसों की राक्षस सेना छोटी छाया सेना की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों सेनाएं आगे बढ़ीं, 100 मीटर लंबा टाइटन हाथी, जिसे छाया मरे हुए बनने के बाद लड़ने का कोई मौका नहीं मिला, सबसे पहले आगे बढ़ा। आगे भागते समय उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं और उसने अपना मुंह चौड़ा करके अपना कौशल ट्रेमर रोअर सक्रिय कर दिया। दहाड़ ट्रेमर रोअर, एक गगनभेदी गर्जना जो आपके दुश्मन के भीतर डर पैदा कर सकती है और अगर उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है तो उन्हें अचेत कर सकती है। जैसे ही टाइटन हाथी ने अपने कौशल का उपयोग किया,
उसके सामने की जमीन गगनभेदी गर्जना के कारण ढह गई और अधिकांश निम्न स्तर के राक्षस आगे बढ़ना बंद कर दिया और डर के मारे जम गए। जैसे ही राक्षस रुके, टाइटन हाथी ने आसमान में छलांग लगाए और अपने एक और कौशल गैया स्लैम का उपयोग किया। उसके शरीर से बड़ी मात्रा में मैना फूट पड़ा और अगले ही सेकंड में टाइटन हाथी का 100 मीटर लंबा शरीर राक्षसों की सेना के बीच जा गिरा जो ट्रेमर कौशल के कारण जमी हुई थी। गड़गड़ाहट, एक धरती को हिला देने वाले विस्फोट ने पूरे नेफ्लियम शहर को हिला दिया और पत्थरों को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गए। सभी सी रैंक और नीचे के राक्षस जो शॉकवेव में फंस गए थे, वे तुरंत रक्तधुंध में फट गए और रक्तधुंध के कारण एक बड़ा क्षेत्र लाल हो गया। टाइटन हाथी के हमले के कारण क्षेत्र के 20 किलोमीटर के भीतर की सभी इमारतें ढह गईं और वहां 200 मीटर से अधिक गहरा और 5 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। इसने एक पल में 10,000 से ज्यादा राक्षसों को मार गिराया। इवान ने टाइटन हाथी की विशाल आकृति को विस्मय से भरे चेहरे से देखा। जल्द ही दूसरे शैडो अनडेड और राक्षस भी आमने सामने भिड़ गए। जब लड़ाई शुरू हुई तो शैडो अनडेड अपने शक्तिशाली कौशल और उच्च रैंक की वजह से बड़ी संख्या में राक्षसों को मारने में सक्षम थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, राक्षसों ने अपनी संख्या से उन्हें दबाना शुरू कर दिया। इवान के शैडो अनडेड ने अपने आसपास आने वाले सभी राक्षसों को मार डाला, लेकिन राक्षसों को मारते समय उन्हें हजारों राक्षसों द्वारा किए गए कई हमले झेलने पड़े। पूरा नेफ्लियम शहर अलग अलग तरह के रंगों से जगमगा उठा, क्योंकि सैकड़ों हजारों राक्षस एक ही समय में अपने हमले के कौशल का इस्तेमाल कर रहे थे। लड़ाई शुरू होने के सिर्फ 3 मिनट बाद इवान ने अपने ए+ रैंक वाले शैडो अनडेड में से एक से संपर्क खो दिया। कुछ ही सेकंड में 3 और शैडो अनडेड मारे गए। इवान ने एक गहरी सांस ली और अपने मृत शैडो को वापस बुलाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया मरे हुए। जैसे ही उसने अपने छाया मरे हुए को वापस बुलाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया, उसकी आत्मा की गहराई से एक चुभने वाला दर्द आया और उसने बीच में ही बुलावा रद्द कर दिया। इस सड़ते हुए शीर्षक को धिक्कार है, इवान ने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया और अभी अभी मरे सभी छाया मरे हुए को वापस बुला लिया। उन्हें बुलाने के बाद उसने उन्हें युद्ध के मैदान में वापस भेज दिया और अपनी आत्मा को शांत करने के लिए और राक्षसों के शरीर को अवशोषित कर लिया। लड़ाई उसी तरह आगे बढ़ती रही और इवान को हर मिनट कम से कम 10 छाया मरे हुए को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन 20 मिनट के बाद इवान ने देखा कि जिस गति से उसके छाया मरे हुए मारे जा रहे थे, वह बहुत कम हो गई थी। वह इससे बहुत खुश था क्योंकि इतने सारे छाया मरे हुए को वापस बुलाने के बाद वह लगभग रोने की कगार पर था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि उसने जल्द ही अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग न कर पाने के एक और नुकसान को महसूस किया। डेमियन और सोनिक बैट कहाँ हैं? चूंकि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से युद्ध क्षेत्र की निगरानी नहीं कर रहा था, इसलिए डेमियन और सोनिक बैट किसी समय भाग गए। अध्याय 554 पलायन भाग 2। वे काले राक्षस क्या हैं? मैंने उनमें से कुछ को मार दिया लेकिन वे अमर की तरह वापस आते रहते हैं, सोनिक बैट ने उड़ते हुए अविश्वास से भरी आवाज में कहा। डेमियन के चेहरे पर भी खौफ था और वह उड़ते हुए पीछे देखता रहा। अपनी हिफाजत मत खोना। जो व्यक्ति उन राक्षसों को नियंत्रित कर रहा था वह उनके साथ नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि वह हमारे पीछे आएगा। डेमियन की आवाज सुनते ही सोनिक बैट का पूरा शरीर कांप उठा। सिर्फ उस दृश्य को याद करके जहां इवान गोल्डन लान की खाल उतार रहा था, उसका दिल बैठ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है? गोल्डन लान के साथ जो हुआ उसे याद करके उसने हताश स्वर में पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? डेमियन ने नाराजगी भरी आवाज में पूछा क्योंकि उसे याद आया कि वे किस व्यक्ति की ओर जा रहे थे। डेमियन की आवाज सुनकर सोनिक बैट चुप हो गया, लेकिन एक पल के बाद वह हिचकिचाहट भरी आवाज में बोला, क्यों नहीं हम शहर से भाग जाते? डेमियन ने सोनिक बैट की आवाज़ सुनकर मन ही मन कोसा क्योंकि उसकी मौजूदा स्थिति में वह भाग भी नहीं सकता। मैं पहले से ही सभी शिकारियों द्वारा वांछित हूँ, इसलिए तुम मुझे कहाँ भागना चाहते हो? डेमियन मन ही मन चिल्लाया और सोनिक बैट को जवाब दिए बिना उड़ता रहा। नेफ्लियम शहर में हुई घटना के कारण सभी शिकारी पहले से ही जानते हैं कि वह डार्क गिल्ड के साथ काम कर रहा है, इसलिए उसके लिए भागकर दूसरे शहरों में जाना असंभव है। वह केवल डार्क गिल्ड के बेस पर जा सकता है, लेकिन अगर वह इस बार मिले कार्य को पूरा किए बिना वहां जाने का फैसला करता है तो उसे यकीन नहीं है कि वे उसके साथ क्या करेंगे। अरे, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मैं उम्मीद करूं कि वह व्यक्ति हमारी मदद कर पाएगा, डेमियन ने सोचा और जल्द ही वह और सोनिक बैट पश्चिमी द्वार से कुछ किलोमीटर दूर थे। जब वे वहां पहुंचने ही वाले थे तभी डेमियन का संचार क्रिस्टल बज उठा। उसने उड़ना बंद कर दिया और अपनी जेब से क्रिस्टल निकाल लिया। तुम्हारे साथ जो राक्षस सेना थी वह कहाँ है? जैसे ही उसने कॉल रिसीव की उसने एक मीठी और गर्म आवाज़ सुनी जिसने उत्साह में उसका खून खौल उठा। डेमियन ने अपनी इच्छा को काबू में किया और जल्दी से वह सब कुछ बता दिया जो पहले हुआ था। तुम उसे संभाल सकते हो, है न? डेमियन ने जो कुछ भी हुआ था उसे बताने के बाद उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा।
डेमियन के चेहरे पर उम्मीद भरी नज़र देखकर सोनिक बैट अवाक रह गया। क्या यह आदमी मूर्ख है? सोनिक बैट वास्तव में यह सवाल पूछना चाहता था। उन्होंने देखा कि 5S रैंक और लगभग 100 जोड़ रैंक के राक्षस थे। इसके अलावा उन सभी राक्षसों के पास एक ऐसा कौशल है जो उन्हें वापस ला सकता है, भले ही आप उन्हें मार दें। सोनिक बैट की नज़र में डेमियन जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह उनकी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन सोनिक बैट उस व्यक्ति का जवाब सुनकर चौंक गया। यह आसान है, मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर डेमियन की आंखें चमक उठीं, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति के अगले शब्द सुने तो उसके चेहरे पर भाव गायब हो गए। लेकिन तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता हूँ तो मैं कल तक यहाँ पहुँचने वाले शिकारियों के सुदृढ़ीकरण को संभाल नहीं पाऊंगा। डेमियन ने उस व्यक्ति की बात सुनकर चुपचाप अपने दांत पीस लिए, लेकिन जल्द ही उसने गहरी सांस ली और अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं कल तक यहाँ आने वाले सुदृढ़ीकरण को संभाल लूंगा। बस इस शापित कमीने से छुटकारा पा लो। अच्छा विकल्प। क्रिस्टल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने डेमियन की बात सुनकर प्रसन्न स्वर में कहा, बस उस आदमी को वेस्ट गेट के 200 किलोमीटर के भीतर कहीं भी ले आओ और मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या? ये सुनकर डेमियन और सोनिक बैट दोनों दंग रह गए। वेस्ट गेट के क्षेत्र के 200 किलोमीटर के भीतर उसे लाने का तुम्हारा क्या मतलब है? डेमियन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। क्या तुम मंदबुद्धि हो? मैंने तुम लोगों को यहाँ आने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में कल आने वाले सुदृढ़ीकरण की देखभाल के लिए तैयारी की थी। यदि तुम उस आदमी को इस क्षेत्र में नहीं लाओगे तो मैं उसकी देखभाल कैसे कर पाऊंगा? क्रिस्टल के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने हल्की आवाज में कहा। क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? सोनिक बैट ने तीखी आवाज में कहा, उस आदमी के पास 5S रैंक और लगभग 100 जोड़ रैंक के राक्षस हैं। हम उसे यहाँ कैसे ला सकते हैं? हम उसके साथ खेलने की कोशिश करते ही मर जाएंगे। बेवकूफ़ बैट, यह मेरी समस्या नहीं है। व्यक्ति ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी का ख्याल रखूं तो उसे यहाँ ले आओ, अगर नहीं तो तुम लोग अपने आप पर निर्भर हो। सोनिक बैट कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता कॉल कट गई। ये कमीना, सोनिक बैट ने कॉल कट जाने पर डांटा और डेमियन की ओर देखा। अब क्या? डेमियन ने बस संचार क्रिस्टल को देखा और सोनिक बैट को कोई जवाब नहीं दिया। जब सोनिक बैट उसे एक बार फिर से कॉल करने वाला था तो उसने क्रिस्टल को दूर रख दिया और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संकल्प का भाव दिखाई दिया और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 3 आइटम निकाले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन 3 कीमती कलाकृतियों को एक कमीने की वजह से बर्बाद करना पड़ेगा जो मेरी उम्र का आधा भी नहीं है। डेमियन ने आइटम निकालने के बाद बड़बड़ाया। 2 आइटम स्क्रॉल थे और तीसरा आइटम एक छोटा टूटा हुआ था कंपास। ये 3 वस्तुएं हैं। जब सोनिक बैट ने डेमियन के हाथों में वस्तुएं देखी तो उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। डेमियन ने अपना सिर उठाया और छाया सेना की दिशा में देखते हुए ठंडे स्वर में मुस्कुराया, ये 3 वस्तुएं हैं जो हमें जीत की ओर ले जाएंगी। अध्याय 555 स्वप्न क्षेत्र भाग 1। अरे, भले ही मैंने वोलाक और लाइटनिंग हाउस को युद्ध शुरू होने के बाद डेमियन और सोनिक बैट के पीछे जाने के लिए कहा था, लेकिन वे उन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये कमीने मेरे छाया मरे हुओं पर अपनी जान की परवाह किए बिना कूद रहे हैं। इवान ने निराश स्वर में कहा जब उसने देखा कि डेमियन और सोनिक बैट भाग गए जबकि वह अपने छाया मरे हुओं को वापस बुलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वे पहले पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ रहे थे। क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए? इवान ने शहर के पश्चिमी द्वार की दिशा में देखते हुए सोचा, लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। उनके पीछे जाकर जोखिम उठाने के बजाय मुझे सिर्फ राक्षसों को खत्म करने और शहर में स्थिति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इवान ने बड़बड़ाया और एक बार फिर अपने 3 छाया मरे हुओं को वापस बुलाया जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। डेमियन और सोनिक बैट के बिना भी राक्षसों ने अपना हमला जारी रखा और पीछे नहीं हटे। यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये सभी राक्षस नशे में हैं? वे पागलों की तरह हमला कर रहे हैं, भले ही उनके नेता पहले ही भाग चुके हों। इवान ने अवाक स्वर में कहा जब गोल्डन लान के छाया मरे हुओं को राक्षसों के लगातार हमलों से मार दिया गया। उसने फिर से गोल्डन लान को वापस बुलाया और एक एस रैंक छाया मरे हुओं को वापस बुलाने का बोझ जो रैंक मरे हुओं को वापस बुलाने से कहीं ज्यादा था। समय बीतता जा रहा है और कुछ ही देर में अतिरिक्त 2 घंटे बीत गए। इन 2 घंटों के दौरान लगभग 5 लाख राक्षसों की सेना घटकर 2 लाख रह गई। इवान के डेथ रिंग कौशल के बिना, जो राक्षसों के बड़े समूहों का आसानी से ख्याल रख सकता है, छोटी संख्या में छाया मरे हुए लोगों के लिए इतने सारे राक्षसों को मारना आसान नहीं था। युद्ध का मैदान खून की वजह से लाल हो गया था और राक्षसों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। युद्ध के मैदान के बीच में लाल धुंध का एक बादल बन रहा था और भले ही इवान युद्ध के मैदान से 20 किलोमीटर दूर था, फिर भी वह खून की गंध को सूंघ सकता था। आखिरकार मेरे छाया मरे हुए लोग पहले की तरह नहीं मर रहे हैं। इवान ने राहत की सांस ली जब उसके छाया मरे हुए लोगों की मृत्यु दर बहुत धीमी हो गई।
मैंने पिछले 2 घंटों में अपने मन का 70% इस्तेमाल कर लिया हो, इवान ने अपने मन को देखते हुए कहा और एरियल को युद्ध के मैदान की ओर उड़ने का आदेश दिया। शेष 2 लाख राक्षसों में से उनमें से अधिकांश F रैंक से B रैंक तक के थे। सेना का हिस्सा बनने वाले सभी उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों को पहले ही उसके छाया मरे हुए लोगों ने खत्म कर दिया था। युद्ध के मैदान के ऊपर आने के बाद इवान ने अपनी एक उंगली को फैलाया और आत्मा अवशोषण कौशल को सक्रिय किया। उसकी उंगली की नोक पर एक छोटा काला बिंदु बना और मृत शरीर के ऊपर तैर रहे सभी आत्मा के गोले उसके द्वारा अवशोषित कर लिए गए। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग करके आत्माओं की ऊर्जा को परिष्कृत कर पाता, लेकिन अफसोस, वर्तमान में इवान के पास सैकड़ों हजारों आत्माएं थीं और अपने कौशल की शक्ति बढ़ाने के अलावा वह उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। उसने ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग करके उनकी ऊर्जा को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। अगर इवान आत्माओं की ऊर्जा को परिष्कृत कर पाता तो यह उसके लिए बहुत मददगार होता, क्योंकि उसे फिलहाल इतनी सारी आत्माओं की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद नाथन से मिलना चाहिए। उसके पास सोनिक बैट और डैमियन के बारे में ज़्यादा जानकारी हो सकती है। 30 मिनट और बीत गए और राक्षसों की संख्या घटकर 50,000 रह गई। सभी 50,000 राक्षस निम्न श्रेणी के थे, इसलिए अब उनके शैडो अनडेड के लिए उन्हें संभालना काफ़ी आसान था। वोलाक, अब जब राक्षसों की संख्या कम हो गई तो इवान ने वोलाक को वापस बुलाया। मास्टर, जैसे ही इवान ने उसे पुकारा, वोलाक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ। अपने भूत जैसे रूप और हॉरर मूवी जैसी एंट्री के साथ वह निश्चित रूप से किसी भी 5 साल के बच्चे को डरा सकता है। इवान ने वोलाक को अचानक अपने सामने आते देखकर मन ही मन सोचा, वेस्ट गेट पर जाओ और डैमियन और सोनिक बैट की तलाश करो। इवान डैमियन और सोनिक बैट के पीछे जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि यह एक जाल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें अकेला छोड़ देगा। भले ही यह एक जाल हो, फिर भी वह अपने शैडो अनडेड को भेज सकता है जो किसी भी जाल से नहीं डरते। इवान का आदेश पाकर वोलेक जल्दी से वहां से चला गया। एक शैडो अनडेड के रूप में जो एक हत्यारे प्रकार के शिकारी और शेड स्टॉकर की आत्माओं को मिलाकर बनाया गया था, वोलेक की छिपने और खोजने की क्षमताएं शीर्ष पायदान पर थीं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि डार्क गिल्ड के ये कमीने इस बार क्या पका रहे हैं, इवान ने खुद से कहा जब उसने वोलेक को वेस्ट गेट की दिशा में बढ़ते देखा। जब वोलेक वेस्ट गेट की ओर जा रहा था तब टाइटन एलिफेंट और अन्य शैडो अनडेड बचे हुए राक्षसों को खत्म करना जारी रखते थे। वोलाक के जाने के 20 मिनट बाद सभी राक्षस आखिरकार उसके छाया मरे हुओं द्वारा मारे गए। चूंकि उसके छाया मरे हुओं में असीमित सहनशक्ति थी, इसलिए उसने उन्हें बिना कोई ब्रेक दिए तुरंत युद्ध के मैदान को खाली करने का आदेश दिया। जब उसके छाया मरे हुए युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे, इवान को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने वोलाक से जुड़ने के लिए अपनी छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया। जब उसकी दृष्टि वोलाक से जुड़ी तो इवान दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि सोनिक बैट उसके सामने खड़ा था, लेकिन सोनिक बैट पर हमला करने के बजाय वोलाक बस उसी जगह पर खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। इवान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने वोलाक को पुकारने की कोशिश की, लेकिन जब वोलाक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसका चेहरा उतर गया। उसे क्या हुआ है? इवान ने वोलाक के चारों ओर देखने की कोशिश की कि क्या वह कुछ पा सकता है, लेकिन वोलाक के सामने खड़े सोनिक बैट के अलावा इवान को कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया। जब इवान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वोलाक के साथ क्या हुआ, एक अदृश्य आकृति जो एक टूटे हुए कंपास को पकड़े हुए थी तेजी से उसकी दिशा में आ रही थी। अध्याय 556 स्वप्न लोक भाग 2। वोलेक। इवान ने छाया इंद्रियों का उपयोग करके वोलेक को पुकारने की कोशिश की, लेकिन वोलेक बिना किसी प्रतिक्रिया के उसी स्थान पर खड़ा रहा। आखिर उसे क्या हो गया है? इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब वोलेक ने उसे उत्तर नहीं दिया। उसने उसे कुछ और बार पुकारने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। क्या वह किसी भ्रम कौशल से प्रभावित हो रहा है? जिस तरह से वोलेक एक स्थान पर बिना कुछ किए खड़ा था, उससे इवान को संदेह हुआ कि वोलेक किसी भ्रम कौशल से प्रभावित हो रहा है, लेकिन वह अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई भ्रम कौशल वोलेक को इस हद तक प्रभावित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है तो वह आसानी से भ्रम कौशल से मुक्त हो सकता है। वोलेक की आध्यात्मिक शक्ति अन्य एस रैंकर्स की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि उसे सोल फ्यूजन कौशल का उपयोग करके बनाया गया था। इसलिए इवान की नज़र में अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वोलेक को आसानी से भ्रम कौशल से मुक्त किया जाना चाहिए था। जब इवान सोच रहा था कि वोलाक को क्या हो गया है, डैमियन जो पूरी तरह से अदृश्य था उससे कुछ दूरी पर रुक गया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कंपास और एक स्क्रॉल था और कंपास की टूटी हुई सुई इवान की दिशा में इशारा कर रही थी। ये कमीना किस तरह का शैतान है? डैमियन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उसने राक्षस के शरीर को देखा जो इवान द्वारा उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सूखी भूसी में बदल गया था। उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया और स्क्रॉल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। स्विच स्क्रॉल।
स्क्रॉल को सक्रिय करने के बाद आप किसी चिन्हित व्यक्ति के साथ अपनी स्थिति बदल सकते हैं। अतीत में, जब डेमियन ने ए रैंक डिंगॉन को साफ किया तो उसे इनाम के तौर पर 2 स्क्रॉल मिले। एक स्क्रॉल मार्क स्क्रॉल था और दूसरा स्क्रॉल स्विच स्क्रॉल था। इससे पहले उसने सोनिक बैट पर मार्क स्क्रॉल का इस्तेमाल किया जो अभी भी वेस्टगेट के ऊपर उड़ रहा है। मार्क स्क्रॉल का उपयोग करके सोनिक बैट को चिन्हित करने के बाद उसने इवान की तलाश करने के लिए पहले निकाले गए कंपास का इस्तेमाल किया। कंपास ऑफ वेंजेंस टूटा हुआ। अपने दुश्मनों की तस्वीर कंपास ऑफ वेंजेंस को दिखाएं और यह आपको उनके स्थान की खोज करने में मदद कर सकता है। वर्तमान कंपास ऑफ वेंजेंस टूटा हुआ है और इसकी कई क्षमताएं सीलबंद हैं। टूटी हुई स्थिति के कारण आप कंपास ऑफ वेंजेंस का उपयोग केवल 2 बार और कर सकते हैं। अब मुझे बस इस स्क्रॉल का उपयोग उस पर करना है और सोनिक बैट के साथ उसकी स्थिति को बदलना है। डेमियन ने सोचा और एक गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यहाँ विफल रहा तो वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। उसने इतने सारे शैडो अनडेड के कारण महसूस किए जा रहे डर को पार कर लिया और उसमें थोड़ा सा मैना डालकर स्विच स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल में अपना मैना डाला, उसकी अदृश्यता गायब हो गई और वह इवान से 10 मीटर पीछे दिखाई दिया। जिस क्षण डेमियन ने अपना मैना डालकर स्विच स्क्रॉल को सक्रिय किया, इवान ने प्रतिक्रिया की और अपने पीछे देखा। हालांकि वह डेमियन को पहले नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अतीत में मैना एफिनिटी फ्रूट खाने के कारण इवान की मैना के प्रति संवेदनशीलता अभी भी बहुत अधिक थी। इसलिए जिस क्षण डेमियन ने स्विच स्क्रॉल सक्रिय किया, इवान उसे पहचान पाया। डेमियन चौंक गया जब उसने देखा कि इवान इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है और उसने जल्दी से स्विच स्क्रॉल को उसकी ओर फेंक दिया। डेमियन उससे सिर्फ 10 मीटर दूर था, इसलिए स्क्रॉल तुरंत इवान के सामने आ गया। जब इवान ने स्क्रॉल को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपने विंड वॉक कौशल का उपयोग करके दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी घायल आत्मा के कारण समय पर कौशल को सक्रिय नहीं कर पाया। फुक, इवान ने मन ही मन को कोसा और इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, स्क्रॉल से निकलने वाली ऊर्जा ने उसे घेर लिया और वह एरियल की पीठ से गायब हो गया। चीख। जब इवान उसकी पीठ से गायब हो गया और डेमियन पर हमला करने की कोशिश की तो एरियल गुस्से में चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह डेमियन पर हमला कर पाता, उसके ऊपर की जगह अव्यवस्थित हो गई और सोनिक बैट की विशालकाय आकृति वहां दिखाई दी। क्या तुम सफल हुए अंडरस्को? वहां पहुंचने के बाद सोनिक बैट ने तुरंत डेमियन की ओर देखा क्योंकि वह पूछना चाहता था कि क्या वह इवान को दूर भेजने में सफल रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, हत्या के इरादे ने पूरे परिवेश को भर दिया। सोनिक बैट को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से जमीन की ओर देखा। जब उसने जमीन की ओर देखा तो सोनिक बैट ने देखा कि वहां मौजूद इवान के सभी छायादार मरे हुए लोग उसे और डेमियन को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। बेवकूफ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भागने के लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। सोनिक बैट ने डेमियन की हताश आवाज सुनी और उसे एक पीले चेहरे के साथ भागने के लिए स्क्रॉल को कुचलते हुए देखा। ये कमीना। सोनिक बैट तब दंग रह गया जब उसने देखा कि डेमियन पहले ही भाग चुका है और उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल भी किया। दहाड़। डेमियन और सोनिक बैट के भागने पर छाया मरे हुओं की गुस्से भरी दहाड़ ने नेफ्लियम शहर को भर दिया, लेकिन वे सभी जल्द ही वेस्ट गेट की दिशा में देखने लगे क्योंकि वे वहां से इवान की उपस्थिति महसूस कर सकते थे। युद्ध के मैदान को साफ किए बिना उसके सभी छाया मरे हुओं ने वेस्ट गेट की ओर दौड़ लगाए। स्विच स्क्रॉल द्वारा दूर टेलीपोर्ट किए जाने पर इवान ने खुद को वोलेक के सामने खड़ा पाया। यह अंडरस्को, इवान ने एक भान उठाई जब उसने देखा कि वह वोलेक के सामने खड़ा था। वह अपने आसपास की दुनिया को देखने ही वाला था कि अचानक उसके आसपास की दुनिया सफ़ेद होने लगी। शहर की इमारतें, वोलेक और उसके आसपास की हर चीज़ गायब हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने अपनी सुरक्षा को अधिकतम किया और सावधानी से चारों ओर देखा। लेकिन अचानक उसने कुछ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे शरीर पर दरारें क्यों हैं? छाती से पेट तक इवान का शरीर दरारों से भरा हुआ था, जैसे कि यह किसी भी क्षण टूट जाएगा। तो तुम आखिरकार यहाँ हो। जब इवान अपनी अजीब स्थिति के कारण घबरा रहा था तो उसने अपने पीछे से एक मीठी आवाज़ सुनी। जब उसने मीठी आवाज़ सुनी तो इवान को लगा कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वह जहाँ खड़ा था वहाँ से कूद गया और जल्दी से अपने पीछे देखा। जब उसने अपने पीछे देखा तो उसके मुंह से केवल एक वाक्य निकला, मुझे पता है कि यह एक जाल था। अध्याय 557 स्वप्नलोक भाग 3। जब इवान ने आवाज़ सुनकर पलटा तो उसने देखा कि एक लड़की उससे कुछ दूरी पर मंडरा रही है। लड़की की पीठ पर 2 इंद्रधनुषी रंग के पंख थे और एक सुंदर चेहरा जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। इवान इतना सुंदर चेहरा देखकर दंग रह गया और उसके दिल में एक हलचल सी मच गई, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह होश में आ गया। होश में आने के बाद जब उसने लड़की को ध्यान से देखा तो उसे आखिरकार समझ में आया कि उसे पहले अचानक ठंड क्यों महसूस हुई। ये तुम हो, ट्रैप कैरेक्टर।
इंद्रधनुषी पंखों और सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नूह था। ट्रैप कैरेक्टर। जब नूह ने इवान की बात सुनी तो उसने प्यारे अंदाज में अपना सिर झुकाया। ये कमीना। इवान नूह को उसके सामने इतना प्यारा व्यवहार करने के लिए थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह पहले उसकी स्थिति को समझना चाहता था। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। ये कौन सी जगह है? अरे, जब हम टूर्नामेंट के दौरान एक दूसरे से मिले थे तो हमें बात करने का मौका नहीं मिला था, और अब जब हमें बात करने का मौका मिला है तो तुम इतना बेकार सवाल पूछ रहे हो, नूह ने उदास स्वर में कहा। इवान ने नूह की बात सुनकर भौहें चढ़ा ली क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी इस तरह से व्यवहार करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस कम समय में कुछ चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद इवान कुछ चीज़ों के बारे में निश्चित था। सबसे पहले, नूह निश्चित रूप से एक एस रैंकर था और इतने कम समय में एस रैंकर बनने का एकमात्र तरीका था। अमारा की तरह उसने खुद को एक एस रैंक राक्षस के साथ मिला लिया। हालांकि इवान को यकीन नहीं था कि नूह किस तरह के राक्षस के साथ खुद को मिलाता था। वह बता सकता था कि यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। हो सकता है कि उसने खुद को किसी ऐसे राक्षस के साथ मिला लिया हो जो उसके अजीब ड्रीम ब्यूटी फिजिक के अनुकूल हो। इवान ने नूह के इंद्रधनुषी पंखों को देखते हुए मन ही मन सोचा। दूसरी बात जिसके बारे में वह निश्चित था वह ये थी कि इस श्वेत दुनिया में वह और नूह अपने भौतिक शरीर के साथ मौजूद नहीं थे। कई चीज़ों ने उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया, लेकिन मुख्य बात थी उसकी छाती से लेकर पेट तक फैली दरारें। उसे यकीन था कि ये दरारें उसकी आत्मा की चोटें थीं, क्योंकि वह उन दरारों से आने वाले परिचित दर्द को महसूस कर सकता था। अगर यह वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां मुझे अपनी आत्मा के रूप में लड़ना है तो मैं वास्तव में बर्बाद हो गया हूं। इवान ने मन ही मन को कोसा और अपनी छाया मरे हुओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी वह उन्हें बुलाने में सक्षम नहीं था। और यह सिर्फ एक चीज़ थी क्योंकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने अन्य कौशल का उपयोग भी नहीं कर सकता। उसने बर्फ की चेन, अस्थायी वेग और कुछ अन्य कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या तुम्हारा काम हो गया? अचानक इवान ने नूह की आवाज़ सुनी और उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए देखा। तुम्हें अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। इवान ने अपने हुनर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और नोआ से ठंडे स्वर में पूछा, ये कौन सी जगह है? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन नोआ ने मुस्कुराना बंद कर दिया और आसमान से नीचे उतर आया। मैं तुम्हें इस जगह के बारे में क्यों बताऊं? नोआ की बात सुनकर इवान के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने पूरे परिवार को कोस रहा था। यह आदमी किस तरह का खलनायक है? ऐसी स्थिति में क्या उसे अपने हुनर का बखान नहीं करना चाहिए और मुझे नहीं बताना चाहिए कि यह किस तरह की जगह है? वैसे तुम यहाँ अकेले नहीं हो, अचानक नोआ ने कहा और अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसके सामने एक पारदर्शी नीला घन प्रकट हुआ। जब इवान ने देखा कि नीले घन के अंदर क्या है तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वोलेक पारदर्शी घन के अंदर जंजीर से बंधा हुआ था। मैंने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। ये शेड स्टॉकर जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर हैं। क्या तुम मुझे इस राक्षस के बारे में और बता सकते हो? नूह ने वोलाक को अपने चेहरे पर बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हुए कहा। वोलाक भी अपनी आत्मा के रूप में है। वोलाक को देखते हुए जो अपनी आत्मा के रूप में था, इवान को अचानक कुछ ख्याल आया। हम सपने में हैं, है न? इवान की बातें सुनकर नूह ने वोलाक को देखना बंद कर दिया और उसे आश्चर्यचकित भाव से देखा। पहले तो इवान को अपने अनुमान पर यकीन नहीं हुआ और उसने ऐसा सिर्फ नूह के शरीर के नाम की वजह से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखकर इवान को पता चल गया कि वह सही था। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसका अनुमान लगा पाए, लेकिन नूह ने कहा और अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, सफ़ेद दुनिया बदलने लगी। तुम पूरी तरह से सही नहीं हो। हर जगह पेड़ उगने लगे और पूरी ज़मीन घास से ढक गई। बादलों तक पहुंचने वाले ऊंचे पहाड़ ज़मीन से बाहर निकल आए और उनसे नदियां बहने लगीं। इवान ऐसा नज़ारा देखकर चौंक गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। हम सपने में नहीं बल्कि एक अलग आयाम में हैं जिसे सपनों का क्षेत्र कहा जाता है। इवान ने आश्चर्य से सब कुछ देखा और गहरी सांस ली। नूह की बात सुनकर उसके मन में सिर्फ एक सवाल आया, सपना क्षेत्र? क्या ये स्थान छाया क्षेत्र जैसा कुछ है? मैं इस दुनिया का मालिक हूँ और यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता हूँ, इसलिए जिस क्षण तुम इस दुनिया में आए तुमने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया। नोहा ने इवान के चौंकने वाले भाव को अनदेखा किया और एक पैर जमीन पर पटका। जैसे ही उसने जमीन पर पटका, गड़गड़ाहट, जमीन हिलने लगी। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और अगर हम बाहरी दुनिया में लड़ें तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ सकता। धमाका, नाव के पीछे की जमीन फट गई। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन इस दुनिया में चीज़ें पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि मैं यहाँ भगवान हूँ।
एक विशाल सांप जो 200 मीटर से ज्यादा लंबा था और एस रैंक से भी ज्यादा शक्तिशाली आभा छोड़ रहा था, जमीन से बाहर आया और नोहा के पीछे खड़ा हो गया। यहाँ मैं एस रैंकस से भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों को बुला सकता हूँ और उन्हें कोई भी क्षमता दे सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। नोहा ने अपनी उंगली चटकाई और सांप आग से ढक गया। उसने दूसरी बार अपनी उंगली चटकाई और आग का सांप बर्फ के सांप में बदल गया। चाहे आग हो या बर्फ, में यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए नूह ने कहा और इवान की ओर आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पता चल भी जाए कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आप फिर भी यहाँ मरने वाले हैं। अध्याय 558 स्वप्न लोक भाग 4। वूश, लानत है। इवान एक तरफ कूद गया और मुश्किल से 10 मीटर लंबे पवन ब्लेड को चकमा दिया। हिस, 200 मीटर लंबा विशाल सांप जोर से फुफकारा जब उसने इवान को पवन ब्लेड को चकमा देते हुए देखा और उसका पीछा किया। चलो, कुछ तो होना चाहिए जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। विशाल सांप के हमलों से बचते हुए इवान एक एक करके अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कुछ काम आएगा। तुम्हें पता है, शिकारी बनने के बजाय तुम्हें सर्कस का जोकर बन जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें देखना बहुत मजेदार है, नूह ने पॉपकॉर्न चबाते हुए जोर से कहा। वह नीले क्यूब के सामने खड़ा था जिसमें वोलाक जंजीर से बंधा हुआ था और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। इवान ने नूह के मजाकिया शब्दों को नज़रअंदाज किया और विशाल सांप के हमलों को चकमा देना जारी रखा। हिस, अचानक सांप ने जोर से फुफकार मारी और अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह में एक लाल गोला बनने लगा। इवान ने महसूस किया कि उसके आसपास का तापमान बढ़ने लगा है और उसने अपने पीछे देखा। ये बकवास फिर से नहीं, उसने जोर से गाली दी और अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी। जल्द ही लाल गोला 30 सेंटीमीटर व्यास तक पहुंच गया। जैसे ही ये 30 सेंटीमीटर व्यास तक पहुंचा, सांप ने एक बार फिर फुफकार मारी और इवान की ओर फेंका। इवान को लगा कि उसके पीछे से एक घातक खतरा आ रहा है और उसने तुरंत अपने पैरों में सारी ताकत इकट्ठी कर ली। उसने अपने पैरों को जमीन पर दबाया और अपनी पूरी ताकत से अपनी जगह से दूर कूद गया। जैसे ही वह कूदा, विशालकाय सांप द्वारा फेंका गया लाल अग्नि गोला उसी जगह पर फट गया जहां वह एक पल पहले था। आह, इवान के मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली और उसकी पीठ झुलसकर काली हो गई। विस्फोट की शॉकवेव ने उसे जोर से मारा और वह उड़ गया। उसकी आत्मा से आने वाला दर्द और भी बढ़ गया और उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, इवान महसूस कर सकता था कि हर बार जब वह किसी हमले की चपेट में आता था तो उसकी आत्मा में मौजूद दरारें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। फुफकार, सांप ने इवान को आराम करने का कोई मौका नहीं दिया और उसे उड़ा देने के तुरंत बाद उसकी ओर रेंगता हुआ चला गया। मुझे आराम करने दो, तुम पागल कमीने, इवान ने जोर से शाप दिया जब उसने देखा कि सांप अपना मुंह पूरी तरह से खोले हुए उसकी ओर आ रहा था। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और एक बार फिर अपने कांपते पैरों से भागने लगा। यार, ये बोरिंग हो रहा है। मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका दोगे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन ईमानदारी से, नूह ने कहा और अपना सिर हिलाया। उसे जल्दी से खत्म करो, मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फुफकार, नूह की बात सुनकर सांप ने जोर से फुफकार मारी और उसकी पीली आंखें लाल हो गईं। इवान ने महसूस किया कि सांप की आभा बढ़ने लगी है और उसका भाव बदल गया है। वह अभी भी एक एक करके अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसका एक कौशल काम कर गया। लेकिन ये कौशल उसकी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से बेकार था। मैं अपनी छाया इंद्रियों के कौशल का क्या करूं? अपने छाया मरे हुओं को बता दूं कि मैं मरने जा रहा हूं। इवान ने मन ही मन कोसा जब वह कौशल काम आया जो छाया इंद्रियों का था। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। बिना कुछ सोचे समझे इवान तुरंत अपनी स्थिति से दूर कूद गया और अपनी दौड़ने की दिशा बदल दी। जैसे ही वह कूदा, तेज पृथ्वी की कीलें उस स्थान से निकल आईं जहां वह एक क्षण पहले था। उसने अपने पीछे देखा और देखा कि विशालकाय सांप तेजी से उसके करीब आ रहा था। हालांकि इवान अपने आत्मा रूप में था, लेकिन उसे पसीना आने लगा क्योंकि वह जानता था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अगर यह बकवास ड्रीम रियल न होता। इवान ने विशालकाय सांप के एक और हमले को चकमा दिया और कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जिसका वह यहां उपयोग कर सके। रुको, अचानक इवान के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने चारों ओर देखा। अगर यह एक अलग आयाम है तो। उसने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और गोबू से संपर्क किया जो अभी भी एस्ट्रेट सिटी के कालकोठरी में था। उससे संपर्क करने के बाद इवान ने तुरंत उससे अपनी आइज ऑफ द एबिस जन्मजात क्षमता को उसके साथ साझा करने के लिए कहा। जब गोबू ने इवान का आदेश सुना तो उसने अपनी आइज ऑफ द एबिस क्षमता को एलिसिया के साथ साझा करना बंद कर दिया और इसे इवान के साथ उनके कनेक्शन के माध्यम से साझा किया। क्योंकि आइज ऑफ द एबिस एक जन्मजात क्षमता थी, इवान इसका उपयोग करने में सक्षम था, भले ही वह ड्रीम रियल में था। उसकी आंखें खाली शून्य की तरह घूमने लगीं और अचानक उसके चारों ओर की दुनिया एक बार फिर बदल गई।
यह अंडरस्कोप जब इवान ने आइज ऑफ द एबिस का उपयोग करके ड्रीम रियल्म को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। घास के मैदान, पहाड़, पेड़, नदियाँ, उसके चारों ओर सब कुछ एक बार फिर गायब हो गया। आइज ऑफ द एबिस के साथ रसातल अब वह लगभग 5 किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र देख रहा था जो एक अजीब तरह की ऊर्जा से भरा हुआ था। इस छोटे से क्षेत्र के अलावा पूरी दुनिया शुद्ध सफ़ेद थी। स्विश। जब इवान अभी भी अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था तो उसका पीछा कर रहे सांप ने अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल किया और उस पर चाबुक चलाया। फुक। इवान आइज ऑफ द एबिस का इस्तेमाल करने के बाद ऐसी अजीब दुनिया को देखने के कारण स्तब्ध था, इसलिए वह हमले को चकमा नहीं दे पाया और पूंछ के हमले से उड़ गया। हवा में रहते हुए इवान ने देखा कि उसके शरीर से कुछ तार जुड़े हुए थे जिन्हें वह पहले नहीं देख पाया था, लेकिन आइज ऑफ द एबिस की वजह से ये तार दिखाई देने लगे। जब इवान ने उन तारों का पीछा किया तो उसने देखा कि वे नूह के शरीर से निकल रहे थे। उसी समय उसने देखा कि वोलाक को जंजीर से बंधे पारदर्शी नीले घन के ऊपर एक छोटा सा गोला घूम रहा था। छोटा गोला लगातार अजीब ऊर्जा छोड़ रहा था जो उसके आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को भर रही थी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ इवान आसमान से नीचे गिर गया। हालांकि स्नैक के हमले से उसकी आत्मा और भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इवान ने इसकी परवाह नहीं की और कांपते हुए पैरों के साथ खड़ा हो गया। इस दुनिया के भगवान मेरी गांड, इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपने दाहिने हाथ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ढक लिया। ये कमीना यहाँ एक किराएदार से ज्यादा कुछ नहीं है। इवान की आत्मा में दरारें तब तेज दर्द पैदा करती थीं जब वह सीधे आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने हाथ का इस्तेमाल किया जो आध्यात्मिक शक्ति से ढका हुआ था ताकि उसके शरीर से जुड़ी हुई डोरियां काट दी जाएं। स्विश। सिर्फ एक वार से उसके शरीर से जुड़ी हुई सभी डोरियां कट गईं। जिस क्षण सभी डोरियां कट गईं, इवान को लगा कि उस पर से एक प्रतिबंध हट गया है। जब इवान ने उसके शरीर से जुड़ी हुई सभी डोरियां काट दी तो नूह दंग रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डोरियां कट जाने के बाद भी इवान जानता था कि वह अपने किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि अब जब वे तार कट चुके थे तो वह क्या कर सकता था। नरसंहार, उसने कहा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। आह, वह दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में दरारें उसकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के कारण बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अधिक उपयोग किया, उसके हाथ में नरसंहार होने लगा। अध्याय 559 स्वप्न लोक भाग 5। इवान घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आत्मा से जो दर्द निकल रहा था वह वाकई पागलपन भरा था। अपनी घायल आत्मा के कारण उसके लिए अपने सामान्य कौशल का उपयोग करना भी मुश्किल था, लेकिन अभी उसने सीधे अपनी आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा के साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का बोझ उसके सामान्य कौशल का उपयोग करने से कहीं अधिक था। जल्दी से उसे मार डालो। इवान को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नरसंहार को मूर्त रूप देते हुए देखने के बाद नूह ने एक तीव्र आवाज में चिल्लाया। हिस। नूह की आज्ञा सुनकर विशालकाय सांप जोर से फुफकारा और अपना मुंह चौड़ा करके इवान की ओर कूद पड़ा। उसके खुले मुंह में आग का गोला बनने लगा और आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। दर्द के कारण इवान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन भले ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। फुफकारना बंद करो मादरचोद, इवान जोर से चिल्लाया और उसके बाएं हाथ में एक गोली निकली। गोली के चारों ओर खून की बिजली चमक रही थी और यह एक खतरनाक आभा छोड़ रही थी। उसने कार्नेज को विशालकाय सांप की ओर इशारा किया जो उसकी ओर कूदने के बाद भी हवा में था और गोली लोड कर दी। जैसे ही उसने गोली लोड की, खून की बिजली कार्नेज के थूथन के चारों ओर घूमने लगी। खून की बिजली के गुणों वाली गोली बनाना उसकी आत्मा पर और भी अधिक बोझ डालता है, लेकिन इवान ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सांप के मुंह में आग का गोला एक पल में 50 सेंटीमीटर व्यास तक पहुंच गया और जब इवान ने कार्नेज का ट्रिगर दबाया तो वह उसे गोली मारने ही वाला था। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, डॉट डॉट डॉट, चटक, धमाका, खून की बिजली से लथपथ एक गोली विशालकाय सांप के खुले मुंह की ओर चली गई। इससे पहले कि सांप प्रतिक्रिया कर पाता, गोली उसके मुंह में घूम रहे आग के गोले को भेदती हुई उसके शरीर के अंदर चली गई। चटक, रक्त की बिजली ने उस क्षण प्रतिक्रिया की जब वह अग्नि क्षेत्र के संपर्क में आए और आग का गोला विशालकाय सांप के मुंह के अंदर फट गया। सांप के अंदर गई गोली ने भी प्रतिक्रिया की और उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर दिया। टम, एक जोरदार धमाके के साथ विशालकाय सांप खून की बिजली की गोली से घायल होकर इवान के सामने गिर पड़ा। सांप के शरीर का ऊपरी हिस्सा अब गायब था और वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। आर्ग, नूह उस समय दर्द से चिल्लाया जब विशालकाय सांप नष्ट हो गया और अपने घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इवान को नूह की दर्दनाक चीख सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। सांप नूह की आध्यात्मिक शक्ति से बना था, इसलिए उसके नष्ट होने के बाद उसे प्रतिक्रिया मिलना सामान्य बात थी।
वह नूह के बाहर रहते हुए स्थिति का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दांत पीसकर एक और रक्त बिजली की गोली बनाई। जिस क्षण उसने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक और गोली बनाई, उसकी आत्मा पर दरारें बढ़ गईं और उसे होने वाला नुकसान 10% तक बढ़ गया। 10% आत्मा क्षति का मतलब है कि वह मूल रूप से 10% मृत था। जिस क्षण उसकी आत्मा क्षति 10% तक पहुंची, इवान को लगा कि उसके आसपास की दुनिया सफ़ेद होने लगी है और उसके लिए किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। उसने अपने आप को थप्पड़ मारा ताकि उसे चक्कर आ रहा हो और उसने ब्लड लाइटनिंग बुलेट लोड कर ली। उसने आइज ऑफ द एबिस का इस्तेमाल किया और ड्रीम रियल्म के कोर पर कार्नेज को निशाना बनाया जो वोलेट को जंजीर से बंधे नीले क्यूब के ठीक ऊपर घूम रहा था। लानत है, इवान निराश महसूस कर रहा था क्योंकि वह शायद अपनी आत्मा को हुए नुकसान के कारण निशाना नहीं लगा पा रहा था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसने आखिरकार कार्नेज को ठीक से एडजस्ट किया और ट्रिगर दबाया। धमाका। नूह अभी भी ब्लू क्यूब के सामने अपने घुटनों पर था। जब उसने एक और गोली चलने की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि वह उसकी ओर आ रही है। लेकिन जब उसने ड्रीम रियल्म के कोर की ओर ब्लड लाइटनिंग की लकीर देखी, जिसे रोका नहीं जा सकता था, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो कमीने, वह गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर बढ़ गई। एक शक्तिशाली दबाव ने पूरे स्वप्न क्षेत्र को भर दिया और गोली जो कोर को मारने वाली थी, तुरंत नष्ट हो गई। भाड़ में जाओ, इवान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि इस बार उसे एक झटका लगा जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति से बनी गोली नष्ट हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करने की? नूह की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जा रही थी और इवान को लगा कि आसपास का वातावरण दम घोंटने वाला दबाव महसूस कर रहा है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया और खुद को उससे ढक लिया। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से खुद को ढकने के बाद भी इवान अभी भी नूह द्वारा छोड़े जा रहे दबाव को महसूस कर रहा था। मैं इस दुनिया का भगवान हूँ। तुम्हें पहले ही आज्ञाकारी होकर मर जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम मेरी ही दुनिया में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नूह जोर से दहाड़ा और इवान से पहले जुड़ी हुई 10 रस्सियां एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकल आईं। ये रस्सियां एक बार फिर इवान ने उन सभी रस्सियों को चकमा दिया जो नूह ने उसकी ओर फेंकी थी और कुछ सोचने की कोशिश की। नूह द्वारा छोड़े जा रहे दबाव को महसूस करके ही वह बता सकता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया उसकी शक्ति को बढ़ा रही है ताकि वह यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सके। इवान ने अपने दांत पीस लिए और रस्सियों को चकमा देने के लिए और अधिक आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तुम एक कठपुतली हो जो मेरे मनोरंजन के लिए मौजूद थी, तो अब इधर उधर भागना बंद करो। अचानक नूह द्वारा फेंके गए सभी तार सांपों की तरह हिलने लगे और इवान के लिए उनसे बच पाना मुश्किल हो गया। अरे, अगर मेरी आत्मा को नुकसान न पहुंचे तो? इवान का ध्यान भटकने लगा क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना उसके लिए अपनी वर्तमान स्थिति में आसान नहीं था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत है अंडरस्को। अचानक इवान ने कुछ सोचा और चकमा देना बंद कर दिया। आखिरकार तुम्हारा काम हो गया कमीने, इवान को हिलना बंद करते देख नूह ने उत्साहित स्वर में चिल्लाया और सोचा कि उसने हार मान ली है। 10 तार तुरंत उसकी ओर बढ़े और उससे चिपकने वाले थे। लेकिन जैसे ही वे उससे चिपकने वाले थे, इवान ने धीमी आवाज़ में कुछ कहा। जैसे ही उसने कहा, डॉट डॉट डॉट, धमाका। नूह के पीछे जो पारदर्शी नीला घन था वह फट गया। अध्याय 560 स्वप्न क्षेत्र भाग 6। जब इवान ने रसातल की आंखों का उपयोग किया और उस छोटे से क्षेत्र को देखा जो अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था, तो उसे समझ में नहीं आया कि वह छोटा सा क्षेत्र क्या था या वह अजीब ऊर्जा क्या थी जो उस क्षेत्र को भर रही थी। लेकिन जब वह विशालकाय सर्प की पूंछ के हमले के कारण हवा में उड़ गया तो उसे आखिरकार कुछ बातें समझ में आईं। वह पहले से ही जानता था कि नूह ने विशालकाय सर्प को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था। वास्तव में, ये देखने के बाद कि नूह ने विशालकाय सर्प को कैसे बुलाया, उसने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कुछ बुलाने या बनाने की कोशिश की। लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर को ढकने के अलावा वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। वह नहीं जानता था कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नूह जैसी चीज़ों को बुलाने या बनाने में सक्षम क्यों नहीं था, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित था। हर बार जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कुछ बुलाने या बनाने की कोशिश करता था तो उसे लगता था कि वह कुछ खो रहा है। और छोटे क्षेत्र को भरने वाली अजीब ऊर्जा को देखने के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह क्या खो रहा था। आइज ऑफ द एबिस की मदद से इवान ने देखा कि आध्यात्मिक शक्ति के अलावा नूह उस अजीब ऊर्जा का भी उपयोग कर रहा था जो उस क्षेत्र को भर रही थी। विशाल सर्प उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उस अजीब ऊर्जा के संयोजन से बना था जो उस क्षेत्र को भर रही थी। और नूह के विपरीत जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अजीब ऊर्जा से स्वतंत्र रूप से रूपांतरित करने में सक्षम था, इवान ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसका कारण नूह के शरीर से निकलने वाले तार थे जो उससे जुड़े हुए थे। वे तार उसे उस छोटे से क्षेत्र को भरने वाली ऊर्जा का उपयोग करने से रोक रहे थे। जब भी वह कुछ बुलाने या बनाने की कोशिश करता तो वे तार उसके आसपास की अजीब ऊर्जा को अवशोषित कर लेते और उसे नूह तक भेज देते।
इन सभी चीज़ों को देखने के बाद इवान के लिए ड्रीम रियल्म के बारे में कुछ बातें समझना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले, वह छोटा सा क्षेत्र जो अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था, वह एकमात्र स्थान था जो नूह के नियंत्रण में था। इसका कारण ये था कि इस छोटे से क्षेत्र के बाहर इवान अजीब ऊर्जा को नहीं देख सकता था, और इस अजीब ऊर्जा के बिना नूह यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इवान अब तक कुछ भी नहीं कर पाया था। ये जानने के बाद कि नूह केवल इस छोटे से क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, इवान ने वहां से भागने के बारे में सोचा। लेकिन कुछ बातों पर विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस छोटे से क्षेत्र से भागना और भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि नूह केवल ये दावा कर रहा था कि वह पूरे ड्रीम रियल्म को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये तथ्य कि यह एक अलग आयाम था फिर भी सच था, और आयाम के बारे में जाने बिना उस क्षेत्र से भागना केवल मूर्खता थी। क्या होगा यदि वह उस क्षेत्र से भाग गया और अपना रास्ता खो दिया? क्या वह हमेशा के लिए यहाँ फंस नहीं जाएगा? क्या होगा यदि बाहर अन्य शक्तिशाली आयामी जीव छिपे हुए हों? यदि उसने उस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया होता तो कई अनिश्चित चीजें थीं जो उसके जीवन को समाप्त कर सकती थीं। इसलिए वह केवल यही सोच सकता था कि उस क्षेत्र को छोड़े बिना ड्रीम रियल्म से भाग जाए। और तभी उसने एक छोटा सा गोला देखा जो उस क्यूब के ऊपर घूम रहा था, जिसमें वोलाक जंजीर से बंधा हुआ था। क्यूब का व्यास केवल 10 सेंटीमीटर था और वह लगातार ऊर्जा छोड़ रहा था जो छोटे क्षेत्र को भर रही थी। एबिस की आंखों की क्षमता के कारण जो उसे छिपे हुए सत्य और जादुई आभा को समझने में मदद करती है, इवान को पता चला कि वह गोला वास्तव में उस क्षेत्र का मूल था जो नूह के नियंत्रण में था। और अगर वह उस मूल को सफलतापूर्वक नष्ट कर देता है तो वह इस ड्रीम रियल्म से बच सकता है। इसीलिए उसने अपने साथ जुड़ी हुई डोरियों को नष्ट करने के बाद कार्नेज का निर्माण किया, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा हथियार था जो दूर से कोर को नष्ट कर सकता था। दुर्भाग्य से चीजें उसकी योजनाओं के अनुसार नहीं हुईं। हालांकि वह जानता था कि किसी कारण से नूह की आध्यात्मिक शक्ति इस स्वप्नायाम में चार्ज से बाहर थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अधिक होगी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम सीमा तक जारी करके उसने उस गोली को नष्ट कर दिया जिसे उसने कोर की ओर दागा था। अरे, ऐसा लगता है कि उसका ड्रीम ब्यूटी फिजिक ही कारण है कि इस क्षेत्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक है, इवान ने अपनी ओर आ रही डोरियों को चकमा देते हुए शाप दिया। जब वह मुश्किल में था तो इवान को अचानक अपनी छाया भावना कौशल के बारे में ख्याल आया जिसका वह पहले इस्तेमाल करने में सक्षम था। मैं शैडो सेंस स्किल का इस्तेमाल करने में सक्षम था क्योंकि इसके लिए मुझे मैना का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह मामला है। इवान ने सोचा और अपनी ओर आ रही डोरियों से बचना बंद कर दिया। जब उसने हिलना बंद किया तो नूह द्वारा चलाई गई डोरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इवान ने अपनी ओर आ रही डोरियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वोलेक को देखा जो पारदर्शी नीले क्यूब के अंदर जंजीर से बंधा हुआ था। शैडो पोजेशन। शैडो सेंस की तरह ही उसे शैडो पोजेशन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मैना की ज़रूरत नहीं है। उसे बस एक शैडो मरे हुए की ज़रूरत थी जिसका इस्तेमाल वह खुद के साथ विलय करने के लिए कर सके। तो जिस पल उसने शैडो पोजेशन स्किल का इस्तेमाल किया, धमाका, वोलेक काले धुएं में बदल गया और नीला क्यूब फट गया। क्यूब के फटने पर नूह चौंक गया क्योंकि वह उसके ठीक सामने खड़ा था। वह क्यूब को देखने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसने काले धुएं का एक समूह इवान की ओर भागते हुए देखा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि काला धुआं क्या है, वह इवान के सामने आ गया और उसके शरीर के अंदर चला गया। फुसफुसाहट। नूह ने जो तार छोड़े थे वे भी इवान के सामने पहुंचे और उससे चिपक गए। नूह काले धुएं को लेकर उलझन में था, लेकिन जब उसने देखा कि तार एक बार फिर इवान से चिपक गए हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब तुम्हारा काम तमाम हो गया। ये तार भी अंडस्को से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। धमाका। नूह इवान का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन जब इवान के शरीर से एक भयानक आध्यात्मिक आभा फूटी तो उसके शब्द उसके मुंह में ही चुभ गए। इवान द्वारा छोड़े जा रहे शक्तिशाली आभा के कारण नूह एक कदम पीछे हट गया और अपनी आंखें खोलकर देखा कि इवान का रूप कैसे बदलने लगा। उसके काले बाल सफ़ेद हो गए और उसकी कमर तक पहुंच गए। उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो गई और उसका शरीर बहुत दुबला हो गया, लगभग कंकाल जैसा दिखने लगा। उसकी त्वचा पीली और राख जैसी हो गई और उसके हाथ लंबे पंजों में बदल गए। इवान का चेहरा उसके लंबे सफ़ेद बालों से ढका हुआ था, इसलिए नूह उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके भूत जैसे रूप को देखकर नूह को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जब तक मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं अपनी आत्मा को और नुकसान पहुंचाए बिना उसे संभाल सकता हूं। इवान ने अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के बाद सोचा और अपने पंजे जैसे हाथों से वार किया। स्विश। एक ही वार से उसके शरीर से जुड़ी सभी डोरियां कट गईं। नूह ये देखकर हैरान रह गया कि इवान ने डोरियों को आसानी से नष्ट कर दिया क्योंकि उसने उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया था। जब नूह अभी भी सदमे में था, इवान ने अपने पंजों का इस्तेमाल करके अपने सफ़ेद बालों को हटाया, जिससे उसकी पीली पीली आंखें दिखाई देने लगीं। जब नूह ने उन पीली पीली आंखों को देखा जो घूमती हुई शून्यता की तरह घूम रही थीं, तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
उसकी सहज प्रवृत्ति उसे जल्दी से कुछ करने के लिए कह रही थी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। राक्षस के साथ खुद को मिलाने के बाद नूह की प्रवृत्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी, इसलिए उसने उन पर पूरा भरोसा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया, गड़गड़ाहट, सपनों का क्षेत्र हिलने लगा और अगले ही पल गर्जना, सपनों के क्षेत्र में राक्षसों की दहाड़ें गूंजने लगी, क्योंकि 20 से ज्यादा राक्षस जो एस रैंक के राक्षसों की आभा छोड़ रहे थे नूह के सामने प्रकट हुए। इवान ने बिना किसी भाव के सब कुछ देखा, लेकिन जल्द ही उसके पीले चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ओटाकू कल्पना को बेलगाम होने दिया। धमाका, उसकी शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी और इवान ने एक पल में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 50% से ज्यादा हिस्सा खो दिया। गड़गड़ाहट, सपनों का क्षेत्र एक बार फिर हिल गया और अगले ही पल इवान के पीछे एक विशाल गंडामन दिखाई दिया। लड़ाई शुरू हो जाए, इवान ने कहा और विशालकाय रोबोट के कॉकपिट के अंदर चला गया।